नमस्कार दोस्तों। संगणक भर्ती में स्टैटिक्स की जो अपनी पहली यूनिट है वो है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पेरेशन और मोमेंट्स। इसमें से अपने कलेक्शन यानी संग्रह ये अपने पढ़ लिए। आज की अपनी क्लास है वो है क्लासिफिकेशन की। इस यूनिट के अंदर जो भी सिलेबस के आपके बिंदु है, टेबुलेशन है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, डिस्प्लेसन मोमेंट्स, इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे क्योंकि इस यूनिट में सबसे ज्यादा थ्योरी के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जैसे कलेक्शन है, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, ये प्रेजेंटेशन, ये अपने को क्यों करना होता है? सांख्यिकी के अंदर किसी भी चीज के बारे में शोध करना है, जानकारी हासिल करनी है, तो उसके लिए अपने को सबसे पहले किस चीज की जरूरत होती है? डाटा की, यानी हिंदी में उनको कहते हैं समंक। समंकों की आवश्यकता होती है। समंक सबसे पहले अपने को समंक एकत्रित करनी होती है, इकट्ठी करनी होती है। वो अपन ने पढ़ा इकट्ठे करने की कौन कौन सी विधियां है। अब जो समंक अपन ने एकत्रित कर लिए हैं उनका वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन। आज का अपना यही टॉपिक है, क्लासिफिकेशन। उनका वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण यानी वर्गों में बांटना, विभाजित करना। किस आधार पर? जो समंक होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती है, उनके कुछ गुण होते हैं। उन गुण और विशेषताओं के आधार पर उनको विभिन्न वर्गों में बांटना क्या कहता है, क्या कहलाता है? वर्गीकरण। जैसे कॉर्नर के अनुसार वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता, सदृश्यता के अनुसार समूहों तथा वर्गों में क्रमबद्ध करने की क्रिया है। यानी जो समंक है उनको समूह और वर्गों में क्रमबद्ध करने की क्रिया है, वो क्या है? वर्गीकरण। जो समंक है उनको समानता, उनमें क्या समानता है? सदृश्यता, दिखने में वो किस हिसाब से एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, उनके अनुसार विभिन्न समूह और वर्गों में क्रमबद्ध करने की क्रिया है वर्गीकरण। वर्गीकरण के उद्देश्य क्या क्या है? वर्गीकरण का उद्देश्य है तथ्यों को सरल एवं संक्षिप्त बनाना। जो भी अपना तथ्य दिए हुए हैं उनको सरल और संक्षिप्त बनाना वर्गीकरण का उद्देश्य है। सेकंड, समानता और असमानता को स्पष्ट करना। यानी जो अपने डाटा है उनमें किस हिसाब से समानता है, किस हिसाब से असमानता है। देखो मोटा मोटी उद्देश्य क्या होता है, सीधा साधा मैं बता देता हूं कि अपने को मान लो कोई समझ दे दिए कि एक कॉलेज में 500 विद्यार्थी है और उनके इतने इतने नंबर है। अब अपन उनसे कुछ अनुमान नहीं लगा सकते, तो अपन उनका क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे, वर्गों में रखेंगे। जैसे कि 100 में से 90 से ऊपर कितने छात्र है, 80 से 90 के बीच में कितने छात्र है, 70 से 80 के बीच में कितने छात्र है। इस हिसाब से वर्गीकरण करेंगे उनका। उन आधार पर अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कॉलेज में पढ़ाई कैसी हो रही है, छात्रों के अध्ययन करने का स्तर किस प्रकार है। उसी प्रकार एक मोहल्ले में बहुत सारे घर हैं, जो उन घर में रहने वाले हैं उनकी आय का अपने को समझ दे दे। किसी की आय 15,000 है, किसी की 10,000 है, किसी की 50,000 है, तो उस ये अपने समझ दे दिए। इससे अपन कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते या फिर अपन इनका ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते। अपने लिए ये समझ जब तक उपयोगी नहीं है जब तक इनका वर्गीकरण नहीं किया जाए। अपने पास उन घरों का यदि अपन ने वर्गीकरण कर लिए कि भाई इतने रुपये से बीच इतने की आय है, इतने व्यक्तियों के, या 10,000 कमाने वाले इतने आदमी है, 20,000 कमाने वाले इतने आदमी, इस हिसाब से वर्गीकरण कर ले, फिर वो समंक है काम में लेने योग्य बनेंगे। तो जो वर्गीकरण का उद्देश्य है तथ्यों को सरल और संक्षिप्त बनाना, समानता और असमानता को स्पष्ट करना, तुलना में सहायता करना। यदि अभी कॉलेज वाला उदाहरण दिया, उसमें यदि आपको तुलना करनी हो, दो अलग अलग कॉलेजों के जो छात्र है उनके डाटा मिल जाए, तो अपने यदि वर्गीकरण किया हुआ है तो तुलना कर पाएंगे। तो तुलना करने में सहायता करना है वर्गीकरण का उद्देश्य। पारस्परिक संबंध स्पष्ट करना, समंकों की उपयोगिता बढ़ाना। यदि समंकों का वर्गीकरण हो चुका है तो उनकी उपयोगिता बढ़ जाएगी, वरना वो कम उपयोगी रहेंगे। सारणीय का आधार प्रस्तुत करना, इसको मोस्ट लगाना, ये कार्य याद करना आपको। सारणीय का आधार प्रस्तुत करना। एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से बनता है कि वर्गीकरण किया जाता है सारणीय से पहले, सारणीय के बाद में, सारणीय के साथ। तो पहले क्या किया जाएगा? वर्गीकरण किया जाएगा।
जब डाटा का अपन वर्गीकरण कर लेते हैं फिर सारणीय करेंगे। तो सारणीय का आधार कौन प्रस्तुत करता है? वर्गीकरण। अच्छे वर्गीकरण की विशेषताएं, यदि अपन एक अच्छा वर्गीकरण करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो उसमें व्यापकता होनी चाहिए, यानी वर्गीकरण ऐसा हो जिसमें सब डाटा शामिल हो जाए, कोई भी डाटा छूटे ना। ऐसे नहीं कि अपन ने 5 ही वर्ग बना लिए, 10 से 20,000 इतने हैं, 20 से 30,000 इतने हैं। अब जैसे जिसके 3 लाख आई है वो तो कहीं आएगा ही नहीं। तो इतनी व्यापकता होनी चाहिए कि सब उसमें शामिल हो जाए। पृथकता, यानी अलग अलग संख्या के लिए अलग अलग वर्ग होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि 10,000 वाले 2 में चले जाए, अपन ने एक तो कॉलम बना दिया 5 से 10,000 और दूसरा बना दिया 8 से 12,000। अब जिसके 9,000 है दोनों में आ जाएगी। तो पृथकता होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। एक बार वर्गीकरण कर लिए तो फिर बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए। अनुकूलता होनी चाहिए, सहजातीयता होनी चाहिए और लोच होनी चाहिए कि यदि अपने को कोई नया डाटा मिल जाए तो उसको कहाँ किस हिसाब से एडजस्ट करना है, तो वो लोच होनी चाहिए। अब देखो वर्गीकरण है, वर्गीकरण कितने आधार पर या वर्गीकरण किस हिसाब से कर सकते हैं? तो वर्गीकरण 4 आधारों पर, 4 हिसाब से वर्गीकरण कर सकते हैं। किस किस आधार पर? भौगोलिक आधार पर। भौगोलिक यानी क्षेत्र विशेष के आधार पर। जैसे यदि किसी जिले के तहसीलों का आपको जनसंख्या का अध्ययन करना हो, तो जिले की तहसीलों की जनसंख्या का अध्ययन करना है तो यह वर्गीकरण किस आधार पर हो गया? क्षेत्र के आधार पर, क्योंकि हम अलग अलग तहसीलों के डाटा लिखेंगे फिर वो उनका वर्गीकरण किया जाएगा। तो जो भौगोलिक आधार पर या स्थान के आधार पर वर्गीकरण करना भौगोलिक। समय के आधार पर, दिन है, दिन के अंदर, महीनों के अंदर, घंटा के अंदर, सेकंड के अंदर, वो कौन सा वर्गीकरण है? समय अनुसार। गुणात्मक और संख्यात्मक, यदि गुण के आधार पर वर्गीकरण किया जा रहा है, सुंदर है, बुद्धिमान है, तो वो हो गया गुणात्मक, और संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया जा रहा है तो वो हो गया संख्यात्मक। एक चीज ध्यान रखना, कोई भी एक वर्गीकरण है, दो एक साथ आधार आ सकते हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि जो जिले की तहसीलें हैं उनमें जनसंख्या का आपको अध्ययन करना है कि वो शिक्षित है या फिर रोजगार में है या नहीं है। तो जो जिला है उसकी तहसीलों के आधार पर वर्गीकरण तो कौन सा हो गया? भौगोलिक। लेकिन बाद में जो उनकी जनसंख्या, उनमें अपन ने क्या देखा? रोजगार देखा, शिक्षा देखा, वो कौन सा हो गया? गुणात्मक। यानी एक ही वर्गीकरण में दो या दो से ज्यादा आधार, एक आधार, कितने आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। अब देखो गुणात्मक वर्गीकरण है, गुणात्मक वर्गीकरण भी 2 आधार पर होता है, एक तो द्वंद्व भाजन और एक बहुगुण। यहां से प्रश्न बन सकता है गुणात्मक वर्गीकरण द्वंद्व भाजन और बहुगुण। द्वंद्व भाजन के अंदर जो समंक होते हैं उसके कितने गुण होते हैं? अब नाम आ गया द्वंद्व भाजन तो आप क्या कर दोगे? 2 गुण। नहीं, द्वंद्व भाजन वर्गीकरण में एक गुण के आधार पर ही वर्गीकरण किया जाता है। जैसे शिक्षा के आधार पर, तो यदि शिक्षा है तो उसे कहेंगे द्वंद्व भाजन, यदि शिक्षित नहीं है यानी अशिक्षित है तो उसे दूसरे वर्ग में लेंगे। लेकिन गुण कितना है? एक ही। यदि एक ही गुण के आधार पर वर्गीकरण किया गया है तो उसे हम क्या कहेंगे? द्वंद्व भाजन वर्गीकरण। वो गुण है या नहीं है, इस आधार का वर्गीकरण है द्वंद्व भाजन। यानी गुणों की संख्या कितनी होती है? 1। और यदि एक से ज्यादा या फिर अपन ये कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक गुणों का वर्गीकरण है तो उसको क्या कहेंगे? बहुगुण वर्गीकरण। 2 या 2 से अधिक गुणों के वर्गीकरण को बहुगुण वर्गीकरण कहेंगे। तो ये हो गया वर्गीकरण का आधार। अब देखो खंडित एवं अखंडित चल। खंडित चल कौन से होते हैं और अखंडित चल कौन से होते हैं? विशेषताओं को जहां तक संभव संख्यात्मक रूप देने का प्रयास किया जाता है। जिन्हें संख्या में व्यक्त किया जा सके उन्हें चल कहते हैं। यानी अपन जो वर्गीकरण करेंगे वो विशेषताओं के आधार पर करेंगे। जो विशेषताएं हैं उनको ज्यादातर अपन कोशिश करेंगे कि इनका संख्या में लिखी जा सके। जैसे अपन ने मोहल्ले की जो जनसंख्या उनकी आय के आधार पर वर्गीकरण करना है तो अपन ऐसे नहीं करेंगे कि ये गरीब है, ये अमीर है। उनको संख्यात्मक रूप देने का कोशिश करेंगे कि 10,000 रुपये से ज्यादा कौन कमा रहा है, 20,000 से कम कौन कमा रहा है। इस हिसाब से संख्यात्मक रूप देने का कोशिश करेंगे। यदि संख्यात्मक संभव ही नहीं हो, जैसे अपने को 5 छात्रों का वर्गीकरण या एक क्लास का वर्गीकरण करना है जिसमें सुंदरता के आधार हो, तो सुंदरता को अपन संख्या नहीं दे सकते तो अलग बात है। नहीं तो जो वर्गीकरण करना है उसमें संख्यात्मक रूप देने का प्रयास किया जाता है, यानी संख्यात्मक वर्गीकरण है वो बेस्ट रहता है।
जिन्हें संख्या में व्यक्त किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? चल कहते हैं। जिन वर्गीकरण को संख्या में व्यक्त कर दिया जाता है या फिर जैसे ऐसे मान लो ये तो चल जो संख्या में व्यक्त हो सकते हैं उन्हें चल कहते हैं। जिन चलों को निश्चित मूल्यों में मापा जा सकता है वे खंडित कहलाते हैं और जिनको निश्चित मूल्यों में मापना संभव न हो वे अखंडित चल कहलाते हैं। ये देखो क्या होता है, मैं समझाता हूं। जैसे आपको किसी वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है तो आप उस मूल्य क्या कहोगे? 1 रुपये, 5 रुपया, 3 रुपया, 10 रुपया, 1000 रुपये, 5000 रुपये, लाख रुपये, इस हिसाब से। ठीक है, मूल्य एक निश्चित मूल्य, कोई ऊपर नीचे नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जो रुपये है उनको अपन पैसों में ले सकते हैं, लेकिन एक निश्चित आएगा। अब देखो यदि आयु की बात कर ले, अपन क्या बात कर ले? आयु। एक तो आ गया रुपया, मैंने उदाहरण समझाया, और दूसरा आ गया आयु। इनमें खंडित है और अखंडित है। एक खंडित चल क्या है और अखंडित क्या है? अपन ने अभी विशेषताएं पढ़ी कि जिनको निश्चित मूल्यों में मापा जा सकता है वे क्या कहलाते हैं? खंडित। तो जो रुपया है इस रुपये को अपन कहेंगे खंडित, क्योंकि इसको निश्चित मूल्य में मापा जा सकता है, यानी 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया। ठीक है, अब मापने को तो आयु भी अपन निश्चित में माप सकते हैं, 10 साल, 5 साल। ठीक है, लेकिन ये फिर अखंडित कैसे हुआ? जिनको निश्चित मूल्यों में मापना संभव न हो। जैसे आयु है, अपन ने कह दिया 10 वर्ष, इसका मतलब वो एग्जैक्ट 10 वर्ष का नहीं है। 10 वर्ष 5 महीने का होगा, 10 वर्ष 5 महीने 2 दिन का होगा, 10 वर्ष 5 महीने 2 दिन 4 घंटे का होगा, 10 वर्ष 5 दिन 4 घंटे इतनी मिनट का, इतनी सेकंड का, यानी कहीं ना कहीं उनमें गेप आ ही जाएगा। तो वो क्या कहलाते हैं? अखंडित चल कहलाते हैं। इनमें अपरिमित अंतर हो सकता है, यानी निश्चित नहीं है कि 10 साल का मतलब 10 या उनमें 10 घंटा का, मिनट का, सेकंड का, वर्ष, वो महीने का, कुछ अपरिमित अंतर हो सकता है। वो कौन से चल कहलाते हैं? अखंडित चल कहलाते हैं। अब देखो असमूहीकृत एवं समूहीकृत समक। असमूहीकृत कौन से होते हैं और समूहीकृत कौन से होते हैं? यदि मूल्य को पृथक पृथक व्यक्त किया जाए तो उसे व्यक्तिगत श्रेणी या असमूहीकृत समक कहा जाता है। देखो कुछ डाटा मैंने दे दिए यहाँ पे, 2 3 5 3 2 4 6 9 5, ये डाटा है, ये इतने डाटा दे दिए। अब देखो असमूहीकृत, यानी यदि मूल्य को पृथक पृथक व्यक्त किया जाए तो उसे व्यक्तिगत श्रेणी या असमूहीकृत समूह। ज्यादातर आपके जो सवाल आएंगे अपन आगे पढ़ेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे या फिर जो कहीं जहां कहीं भी पढ़ेंगे वहां पर अपने ये व्यक्तिगत श्रेणी, ये बार बार शब्द आएगा। व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब होता है असमूहीकृत समूह, यानी ये सब समूह है, अलग अलग है, इसमें कोई समूह नहीं बना हुआ है। 2 3 5, जैसे 3 2 बार आ गया तो 2 बार ही लिखा है अपने, 5 2 बार आया तो 2 बार ही लिखा है। जो भी समूह जितनी बार है उनको उतनी बार लिखेंगे, किसी समूह में व्यक्त नहीं करना है, हर को बार बार लिखेंगे। वो कौन सी श्रेणी होती है? व्यक्तिगत श्रेणी, या इसको कहते हैं असमूहीकृत समूह। इनको निश्चित क्रम में जचाना क्रम विन्यास कहलाता है। क्रम विन्यास यानी निश्चित क्रम में जचाना। निश्चित क्रम है वो आरोही भी हो सकता है या अवरोही भी हो सकता है। जैसे अपन ने 2 को पहले रखा, अब ये तो निश्चित क्रम में जचाना नहीं है, अभी अपने को इसको निश्चित क्रम में जचाना हो तो पहले आएगा 2, फिर और 2 आए, फिर 3 आएगा। इस हिसाब से ये तो हो गया आरोही, छोटे से बड़ा, और इनको 9 से भी चालू कर सकते हैं, बड़े से छोटे में, किसी भी आधार पर निश्चित क्रम में जचाना क्या कहलाता है? क्रम विन्यास। चाहे अपन क्रम विन्यास में आरोही में जचाए चाहे अवरोही में जचाए, लेकिन निश्चित क्रम में जचाना क्या कहलाता है? क्रम विन्यास। पुनरावृत्ति के आधार पर समूह बनाकर व्यक्त करना समूहीकृत समूह कहते हैं। यानी पुनरावृत्ति यानी पुनः समूह कितनी बार आया उस आधार पर समूह बनाकर व्यक्त करना क्या कहलाता है? समूहीकृत। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया 2 3 4 5 6 9, इस आधार पर अब समूह बनाकर, यानी 2 कितनी बार आए? 2 बार आए,
3 कितने बार है, 2 बार है। 4 कितने बार है, 5 कितने बार है, वो इस हिसाब पर समूह बनाकर लिखना क्या कहलाता है, समूहिक अर्थ समक, समूहिक अर्थ समक। यदि इनको अलग अलग लिखना है तो व्यक्तिगत सरणी है, समूह बनाकर लिख दिया तो समूहिक अर्थ समक है। प्रत्येक मूल्य यदि एक से अधिक बार दोहराया गया है तो उसे बारंबारता कहा जाता है। अब जैसे 2 कितनी बार दोहराया गया, 2 बार, तो उसे 2 की बारंबारता कहेंगे, यानी 2 की बारंबारता कितनी है, यहाँ पर 2 है। 3 की बारंबारता कितनी है, 2 है, क्योंकि ये जितनी बार आए हैं वही उसकी क्या है, बारंबारता। यानी बारंबारता किसे कहते हैं, प्रत्येक मूल्य यदि एक से अधिक बार दोहराया गया है तो उसे क्या कहते हैं, बारंबारता। जितनी बार हुआ है वो इसकी बारंबारता है। फिर देखो वर्ग सीमाएं, अपन वर्गीकरण कर रहे हैं, वर्गीकरण के अंदर जो वर्ग रखेंगे उनकी सीमाएं क्या होगी, तो सीमाएं हमेशा 2 होती है, एक तो होती है निम्न सीमा और दूसरी होती है उच्च सीमा। जैसे वर्ग बना लेते हैं अपने 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो हर एक वर्ग की 2 सीमाएं होती है। ये देखो 15 और 20, 2 सीमा हो गई, एक ये, तो एक तो होती है निम्न सीमा और दूसरी क्या होती है, ऊपरी सीमा। प्रत्येक वर्ग की 2 सीमा होती है, वर्ग की 2 सीमा होती है, एक निम्न सीमा और दूसरी उच्च सीमा। जो निम्न सीमा होती है ना उसको अपन एल से दिखाते हैं, यानी लोवेस्ट या लोअर सीमा। वर्गांतर या वर्ग विस्तार, वर्गांतर यानी वर्ग में अंतर या वर्ग विस्तार, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। वर्ग का अंतर निकालना है या वर्ग अंतर को क्या कहते हैं अपन, वर्ग विस्तार। इसको अपन सवाल में दर्शाते हैं आई से, ठीक है। वर्गांतर या वर्ग विस्तार निकालना है तो उच्च सीमा से निम्न सीमा घटाएंगे, यानी इसकी जो उच्च सीमा क्या है वो है 20 और ये है 15, यानी इनका अंतर देखना है तो 20 में से 15 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अपना वर्ग विस्तार कितना आ जाएगा, 5। तो वर्ग विस्तार किसे कहते हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को अपन कहते हैं वर्ग विस्तार। फिर देखो समावेशी एवं अपवर्जी श्रेणी या बंटन, श्रेणी कह दो या बंटन कह दो। एक तो है समावेशी श्रेणी और एक होती है अपवर्जी श्रेणी। अपन सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे ना तो वहां पर अपने को यदि समावेशी श्रेणी दी हुई है तो वहां पर उसको अपवर्जी में बदलना पड़ेगा, यानी जो सवालों का हल होता है वो अपवर्जी श्रेणी में ज्यादा होता है। समावेशी श्रेणी बहुत कम काम में ली जाती है, प्राय अपवर्जी श्रेणी काम में आती है, लेकिन कहीं कहीं समावेशी श्रेणी दी जाती है उसको अपवर्जी में बदलना होता है। तो पहले ये देखो समावेशी और अपवर्जी में अंतर क्या है। समावेशी श्रेणी में प्रत्येक वर्ग की दोनों सीमाएं उसी वर्ग में सम्मिलित होती है। समावेशी श्रेणी में प्रत्येक वर्ग की दोनों सीमाएं उसी वर्ग में, पहले इनका देखो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं फिर ये थ्योरी बिल्कुल सही समझ में आएगी। समावेशी श्रेणी क्या है, अपवर्जी क्या है। एक तो मैंने श्रेणी यहां लिख दी, जैसे 3 से 5, 6 से 8, 9 से 11, ठीक है। दूसरी मैंने यहां और लिखी, वर्ग बना रहे हैं, वर्गों की बात करें 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। अब आप ये बताओ कि इन दोनों में आपने जो सेंट्रल टेंडेंसी के सवाल किए हैं या 10वीं की क्लास में जो सवाल देखे हैं वो कौन से सवाल होते हैं, किस हिसाब के वर्ग बने होते हैं। उनमें वर्ग बने होते हैं ये 5 से 10, 10 से 15, ये 15 है, ये यहां से वापस स्टार्ट होगा 15 से 20, ये 10 आया 10 यहां से वापस स्टार्ट होगा। तो ये कौन सी श्रेणी है, ये कौन सी है, अपवर्जी, और ये कौन सी है, समावेशी। अंतर पता लगा क्या क्या है। इसमें देखो 3 से 5 यानी यहां 5 आया, अगले वाला वर्ग है नए से शुरू है यानी 6 से शुरू है, 6 से 8, और इसमें देखो 5 से 10 ये वाला वर्ग इस 10 से ही वापस शुरू हुआ है, 10 से 15। तो ये कौन सी है, समावेशी श्रेणी, ये है अपवर्जी श्रेणी। अब देखो आप थ्योरी बिल्कुल समझ में आएगी आपकी। समावेशी एवं अपवर्जी श्रेणी या बंटन, समावेशी श्रेणी में प्रत्येक वर्ग की दोनों सीमाएं उसी वर्ग में सम्मिलित होती है, यानी 3 और 5 है, यदि इनकी संख्या अपन इसका जो वर्ग बारंबारता अपन निकालेंगे, यदि इनकी बारंबारता है 20 तो ये 5 और 3 है, मतलब आगे तो 5 आया नहीं है तो ये 5 किस में शामिल होगा, केवल इसी कॉलम में शामिल होगा।
दोनों सीमाएं उसी वर्ग में सम्मिलित होती है, जबकि अपवर्जीय श्रेणी में उस वर्ग की केवल एक सीमा ऊपर या नीचे ही सम्मिलित होती है। अब जैसे इसमें देखो 5 और 10 है, तो मान लो कि ये 5 और 10 छात्रों के नंबर है। जो आपके 20 नंबर का टेस्ट है उसमें से कितने कितने नंबर आए, तो किसी लड़के के नंबर आए मान लो 10 नंबर आए, तो 10 नंबर आएगा तो अगला वर्ग अंतराल क्या है, 10 से 15 का है, तो वो किस में शामिल होगा, आगे वाले में, इस 10 से 15 वाले में शामिल होगा। और उसका यदि 10 से कम है वर्ग में, तो देखो यहाँ भी 10 दिया हुआ है, यहाँ भी 10 दिया हुआ है, लेकिन 10 वाला किस में शामिल होगा, अगले वाले में। ठीक है, तो जो अपवर्जीय श्रेणी है उसमें ये ऊपरी सीमा अगले वाले में शामिल होगी, लेकिन इसमें देखो 3 से 5 यानी 3 आने वाला भी इसमें शामिल होगा, 5 आने वाला भी इसमें शामिल होगा, क्योंकि 5 आगे तो है नहीं। तो समावेशी श्रेणी में तो प्रत्येक वर्ग की दोनों सीमाएं उसी वर्ग में सम्मिलित होती है, यदि 5 और 3 दोनों इसमें सम्मिलित होगी, जबकि अपवर्जीय श्रेणी में उस वर्ग की केवल एक सीमा यानी ऊपरी या नीचे ही सम्मिलित होती है, इसमें एक सीमा ही ये इसमें सम्मिलित होगी। दूसरा अंतर क्या है, समावेशी श्रेणी की एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा से अलग होती है, यानी इसकी ये उच्च सीमा अगले अगले वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा से अलग है, इसकी जो उच्च सीमा है वो निम्न सीमा से अलग है, लेकिन इसमें ये एक ही होती है अपवर्जीय श्रेणी में। अपवर्जीय श्रेणी में पहले वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है। अपवर्जीय में पहले वर्ग की उच्च सीमा क्या है, 10 है, और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 10 है, ये दोनों क्या होती है, एक ही होती है। समझ में आ गया समावेशी और अपवर्जीय श्रेणी। अब देखो मध्य मूल्य, यदि मिड वैल्यू अपने को निकालनी हो तो क्या करेंगे, अपने को जैसे मान लो ये सवाल दे दे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो ये तो कौन सा है, ये तो है समूहीकृत, या फिर इसको कह सकते हैं अपन अखंडित। इसको क्या कह सकते हैं, अखंडित। इनको यदि खंडित में बदलना हो, अपन ने ये पढ़ा ना यहाँ पे खंडित, इनको यदि खंडित में बदलना हो तो क्या करेंगे, ऊपरी और निचली दोनों सीमाओं का जोड़कर 2 का भाग दे देंगे और इनका हर का मिड वैल्यू आ जाएगा। जैसे 5 और 10 है तो इनका जोड़ेंगे 15, 15 में 2 का भाग देंगे तो 7.5 है। इसी प्रकार 25 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5। इस आधार पर यह निकालना, ये क्या है, मिड वैल्यू, मध्य मूल्य। मध्य मूल्य किस हिसाब से निकाला जाता है, जो निम्न और ऊपरी सीमा है उनको जोड़ के 2 से भाग दे दो, इनको जोड़ के 2 से भाग दे देते तो आ जाता है मध्य मूल्य। मध्य मूल्य क्यों काम में लिया जाता है, अखंडित से खंडित में बदलना, यानी ये अखंडित थी, इसको खंडित में बदलने के लिए अपन को मध्य मूल्य ज्ञात करना पड़ता है। आज देखो खुले सिरे वाले वर्ग, खुले सिरे वाले वर्ग क्या होता है, खुले सिरे वाले वर्ग होते हैं जिनमें प्रथम व अंतिम वर्ग की एक सीमाएं नहीं लिखी जाती है, जिनमें प्रथम या अंतिम वर्ग की एक सीमा नहीं लिखी जाती है उनको क्या कहते हैं, खुले सिरे वाले वर्ग। जैसे अपन ने यहां पे लिखा 5 से 10, इसको अपन केवल ये लिख दे 10 से कम, यहां पर क्या लिख देते हैं, 10 से कम, यानी 10 से कम कितना भी हो सकता है। और यहां पर 15 से 20 लिखने के बजाय ये लिख देते हैं अपन 15 से ज्यादा, इसमें क्या लिख दिया, 15 से ज्यादा। अब ये क्या बन गया, खुले सिरे वाले वर्ग बन गए। इसमें ये यानी 10 से कम है वो पूरे के पूरे यहाँ पर लिखे जाएंगे इसकी बारंबारता के सामने, और 15 से ज्यादा वाले पूरे पूरे इसकी बारंबारता के सामने लिखे जाएंगे। तो इस जो वर्ग को होगा इसको अपन क्या कहेंगे, खुले सिरे वाले वर्ग, यानी प्रथम और अंतिम वर्ग की एक एक सीमाएं नहीं लिखी जाती है। इसमें तो 15 से अधिक यानी केवल 15 लिखा है, से अधिक कितने भी हो सकते हैं, और इसमें 10 से कम लिखा है, केवल 10 लिखा है, इससे कम कितने भी हो सकते हैं, तो इसको कहेंगे खुले सिरे वाले वर्ग। नेक्स्ट देखो संचय आवर्ती। संचय आवर्ती किसे कहते हैं, विभिन्न वर्गों की आवर्ती के जोड़ को सीएफ कहते हैं। यदि इन वर्गों की आवर्ती है, जैसे यानी इन वर्ग की आवर्ती लिख दी मैंने 5 है, इसकी लिख दी 12 लिख दी, इसकी लिख दी 7 लिख दी, ठीक है, तो ये तो क्या है इनकी आवर्ती। और संचय आवर्ती क्या होगी, आवर्ती या फिर बारंबारता, संचय आवर्ती क्या होगी, इनके जोड़ को, यानी विभिन्न वर्गों की आवर्ती के जोड़ को क्या कहते हैं, संचय आवर्ती या सीएफ कहते हैं। नेक्स्ट देखो वर्गीकरण की समस्याएं क्या क्या है, वर्गीकरण करने में क्या क्या समस्याएं आती है। तो पहली है वर्गों की संख्या, यानी वर्गीकरण कर रहे हैं तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो वर्गों की संख्या ये अपने निश्चित करेगी अपने वर्गीकरण के उद्देश्य के ऊपर, अपना क्या उद्देश्य है उस आधार पर वर्गीकरण की संख्या आएगी। लेकिन
ज्यादातर वर्गों की जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, 5 से 15। 5 से 15 यदि संख्या है वर्गीकरण में तो उचित है। इससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकता है, वो अपने वर्गीकरण के उद्देश्य पर निर्भर करता है। लेकिन मैक्सिमम 5, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 15 इनके बीच ही रखने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा है वर्ग विस्तार। वर्ग विस्तार क्या होता है, अपने अभी पढ़ा है, आई लिखा ना, वर्ग विस्तार। तो वर्ग विस्तार है वो किस हिसाब से, अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य बट्टा वर्गों की संख्या। जैसे अपन ने वर्ग विस्तार निकाला, वर्ग विस्तार अभी निकाला कि यहां कहीं लिखा था ना, हाँ ये रखा, वर्ग विस्तार। वर्ग विस्तार है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब वर्ग विस्तार है कितना लिया जाए, समस्या ये नहीं है कि वर्ग विस्तार किस हिसाब से ज्ञात किया जाए। वर्ग विस्तार तो हमने ज्ञात कर लिया, उच्च सीमा से निम्न सीमा घटाते हैं तो वर्ग विस्तार आ जाता है। लेकिन वर्ग विस्तार कितना लिया जाए, वर्ग विस्तार है तो अब जैसे मान लो आपको डाटा दे दे में कि किसी क्लास के लड़कों के नंबर है 10 से लेकर 100 तक, यानी मिनिमम लड़कों के नंबर कितने हैं, कम से कम लड़के के नंबर है 10 और मैक्सिमम है 100 नंबर। अब इनको अपन को कितने वर्ग में या फिर वर्ग विस्तार क्या रखना है, वर्ग विस्तार क्या रखना है, तो क्या रखेंगे ये निर्भर करेगा कि अपने को वर्ग बनाने हैं कितने, वर्ग कितने बनाने हैं। अब जैसे अपना अधिकतम मूल्य इसमें क्या हो गया 100 और न्यूनतम मूल्य कितना हो गया, अधिकतम मूल्य 100 है और न्यूनतम मूल्य 10, ठीक है। अब वर्गों की संख्या अपने को कितनी रखनी है, वर्गों की संख्या मैंने कह दी कि 5 रखनी है, तो वर्ग विस्तार क्या आ जाएगा 90/5 यानी 18 आ जाएगा। हर एक के अंदर 18 का अंतर रख दो, यानी 18 का अंतर रखें तो सबसे पहले क्या है 10 है, तो अपन ये लिखेंगे यहाँ पर 10 से 18 जोड़ के लिख देंगे 28। अब 28 में आगे वाला 18 जोड़ के लिखेंगे, इस हिसाब से अपना वर्ग अंतराल बन जाएगा, ठीक है। तो वर्ग विस्तार है वो निर्भर करेगा वर्गों की संख्या के आधार पर। आगे की समस्या रहती है वर्ग सीमाओं का निर्धारण, वर्गों की जो सीमाएं हैं वो क्या रखी जाए, और आवर्तियों का विन्यास, यानी आवर्तियों का विन्यास है वो किस प्रकार किया जाए। तो आज का अपना टॉपिक था कलेक्शन, ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में जो अपना टेबुलेशन है वो पढ़ेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।